My dear students, so let us now start with the Khosla's theory of seepage. This is our lecture number 20. In this particular lecture, we are going to see the basic recommendations given by Khosla. After he did the lot of analysis, उसके बाद उन्होंने कुछ recommendations दी. ये जो Khosla theory उन्होंने बनाई थी, he took 17 years to make this, and he gave certain recommendations. And then we'll see the overview of the analysis, how this Khosla's analysis is done. And then we will see the Khosla's exit gradient. Khosla exit gradient जो है, जो लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे खोसला थ्योरी में, आप देखेंगे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे खोसला's exit gradient से ही हैं. और हाँ, assertion रीजन जो है वो बेसिक चीज़ों से, रिकमेंडेशन से, खोसला की एक ओवरव्यू जो है उससे आते हैं. तो खोसला's थ्योरी जो हमें पढ़नी है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितने भी इम्परमेबल फाउंडेशंस या फ्लोर्स डिज़ाइन होते हैं, all the impermeable foundations or floors which are designed on site, they are designed by Khosla's method. वहाँ पे हम लोग Khosla's theory of seepage का ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, चलिए let us now start with the recommendations proposed by Khosla after he proposed this theory. So let us start with the recommendations given by Khosla. The recommendations given by Khosla after his analysis were as follows. The first one we already know it, ये हमें पहले से मालूम है. खोसला का कहना था कि अगर आप पानी के फ्लो नेचर को देखते हैं तो जैसे ब्लाइस थ्योरी और लेंस थ्योरी में वो जो पानी का जो फ्लो हो रहा है नीचे सॉइल से, इट इज़ अलोंग द बेस प्रोफाइल. जैसे जैसा बेस प्रोफाइल है वैसा वैसा फ्लो चल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. वाटर विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. पानी हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेगा. तो जैसे मान लीजिए आपका फ्लोर है, ये अपस्ट्रीम पाइल है और ये डाउनस्ट्रीम पाइल है, तो वाटर विल नेवर गो लाइक दिस, इट विल नॉट फ्लो लाइक दिस. ऐसा नहीं जाएगा पानी. जो वाटर फ्लो करेगा वो अलोंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फ्लो करेगा, विच कैन बी बेस्ट डिपिक्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो लाइन्स. फ्लो लाइन्स जो कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, तो ये इस तरीके से पानी घूम करके जाएगा. और इस तरीके की और भी आप फ्लो लाइन्स जितनी चाहे आप बना सकते हैं. तो ऐसा होगा नेचर पानी के फ्लो का. और ऐसे में होगा ये कि हमारे आउटर फेसेस जो होंगे, चाहे वो अपस्ट्रीम पाइल का आउटर फेस हो या डाउनस्ट्रीम पाइल का आउटर फेस हो, दे विल बी मोर इफेक्टिव एंड दे विल बी कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एज कंपेयर टू अवर इनर फेसेस हमारे पानी के मूवमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, और हॉरिजॉन्टल जो फेस होगा वो भी पानी के मूवमेंट के दौरान कांटेक्ट में नहीं आएगा. इनर फेसेस और हॉरिजॉन्टल जो ये जो लेयर है फ्लोर की, वो कांटेक्ट में नहीं आएगी, लेकिन हाँ आउटर फेसेस डेफिनेटली कांटेक्ट में आएंगे. तो आउटर फेसेस दे से लाइक दिस दैट आउटर फेसेस आर मच मोर इफेक्टिव as compared to our inner faces and horizontal. However, Bly and Lane, both of them considered the inner faces also as well as the horizontal length also. But Khosla did not say like this. Khosla said that the recommendation given by me is this: outer faces के contact में definitely आएंगे, लेकिन inner faces और horizontal length of the floor के contact में पानी, बहता हुआ पानी, जो सीप करता हुआ पानी है, सीपेज करता हुआ पानी है, उसे कांटेक्ट में नहीं आएगा. इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वाटर नहीं होगा. इस रीजन में पानी डेफिनेटली होगा, लेकिन वो मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड नहीं होगा, एंड दैट विल बी स्टैग्नेंट इन नेचर. दैट वाटर विल बी स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ पानी इस रीजन में होगा और वाटर मूव करता हुआ बाहर से ही निकल जाएगा. दैट कैन बी बेस्ट डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइन्स. फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड रिकमेंडेशन प्रपोज्ड बाय खोसला, दिस ऑल्सो वी नो, ये भी हम जानते हैं, और वो ये है कि कभी भी अगर आप इंटरमीडिएट पाइल लगाएंगे तो इंटरमीडिएट पाइल शुड ऑलवेज बी डीपर एज कंपेयर टू बोथ अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पाइल. इंटरमीडिएट पाइल जो होनी चाहिए वो हमेशा डीपर होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पाइल्स. गॉट द पॉइंट? Why? Because then only it will be able to intercept the flow lines and make it bigger. लंबी flow line बनेगी, lengthwise it will be bigger, and that's how the water will lose more energy while it comes out. But for example, if I just put that in a note, that if my
these piles are smaller in length like these piles, intermediate piles will not be effective in reducing the flow path and therefore ऐसी पाइल को लगाने की भी जरूरत नहीं है because they are not very effective. अब पाइल्स का काम कोई फाउंडेशन तो है नहीं, ये कोई सपोर्ट तो नहीं करता स्ट्रक्चर को, ये तो सिर्फ सीपेज के लिए होता है. तो अब जब सीपेज को रोकने के लिए है या सीपेज के लेंथ को बढ़ाने के लिए है तो इट शुड गो डीपर देन बोथ अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पाइल्स. दोनों से गहरी होनी चाहिए, एक से नहीं, दोनों से. ठीक, ये हो गई दूसरी रिकमेंडेशन. तीसरी रिकमेंडेशन, यहाँ पे आ जाओ. तीसरी रिकमेंडेशन है दोस्तों जिसमें कि ये बताया गया कि अगर आपको पाइपिंग को रोकना है, तो डाउनस्ट्रीम पाइल इज अटमोस्ट एसेंशियल टू अवॉइड पाइपिंग. ऐसा इसलिए क्योंकि खोसला ने जो इक्वेशन डिराइव करी, उनका जो एग्जिट ग्रेडियंट आया, मतलब बाहर निकलते समय जो हम ग्रेडियंट की बात करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीई से. ठीक है, इनका जो एग्जिट ग्रेडियंट आया दैट केम आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. एग्जिट ग्रेडियंट दैट मींस एनर्जी एट द एग्जिट. मतलब क्या होता है एग्जिट ग्रेडियंट का, मैं वैसे तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि एग्जिट ग्रेडियंट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, एग्जिट ग्रेडियंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, of the energy at the exit. It's not actually equal to the energy at the exit, but it is the representation of the energy at the exit. समझे? तो अब यहाँ पे खोसला ने जो इक्वेशन डेवलप की उसमें GE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D निकल के आया. इसका मतलब ये है कि अगर हम D क्या है, D है ये, D है डेप्थ ऑफ द डाउनस्ट्रीम पाइल. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे D की वैल्यू 0 हो गई तो ऐसे में GE विल टेंड टू इंफिनिटी. मतलब एग्जिट के समय जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी. इनफाइनाइट तो नहीं होती एनर्जी, बहुत ज्यादा होगी कहने का मतलब. इसका मतलब दूसरा ये भी है, इट मीन्स दैट इफ D is equal to 0, GE tends to infinity. It means that there should be some value of D to have a finite value of GE, and more the value of D, less will be the value of exit energy. So that's what is the third recommendation by Khosla. The fourth one, in order to reduce your uplift, piping के लिए downstream pile होनी जरूरी है. In order to reduce uplift or maybe to prevent uplift failure, Khosla recommended the use of, this also we know, upstream pile. Khosla recommended the use of upstream pile होना चाहिए. तो अगर मैं कंबाइन कर दूं केस 3 और केस 4 को, कंबाइनिंग केस 3 and 4, मतलब रिकमेंडेशन 3 and 4 I would say, then definitely in every Khosla's problem you will observe, practically speaking, there will be an upstream pile and there will be a downstream pile. मतलब जब कभी भी आप खोसला की थ्योरी से डिजाइन करेंगे तो डाउनस्ट्रीम पाइल भी रहेगी पाइपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और अपस्ट्रीम पाइल भी रहेगी अपलिफ्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए. कंबाइन कर दिया हमने दोनों रिकमेंडेशन को, 3 और 4 को. तो जब प्रैक्टिकल प्रोफाइल्स आप देखेंगे, रियल प्रोफाइल्स देखेंगे फाउंडेशन की, सो दोज रियल प्रोफाइल्स विल ऑलवेज हैव एन अपस्ट्रीम एज वेल एज अ डाउनस्ट्रीम पाइल. So these are the 4 prominent recommendations given by Khosla. Let's first write them down and then we'll draw the diagrams. चलिए पहले चारों रिकमेंडेशन आप लिख लीजिए. Write down recommendations. First one, the outer faces of the end sheet piles, the outer faces of the end, END, end sheet piles, the outer faces of the end sheet piles, end मतलब कौन सी, आखिरी की, upstream और downstream. The outer faces of the end sheet piles are much more effective than the inner ones and the horizontal length of the floor. The outer face of the end sheet piles are much more effective than the inner ones and the horizontal length of the
फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। ठीक है, डायग्राम्स लास्ट में बनाएंगे, सेकंड लिख लीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह आपको छोड़ना है तो आपकी मर्जी, आप छोड़ लो। सेकंड पॉइंट लिखो, द इंटरमीडिएट शीट पाइल्स शुड बी लार्जर इन लेंथ, द इंटरमीडिएट शीट पाइल्स शुड बी लार्जर इन लेंथ, the intermediate sheet piles should be larger in length, the intermediate sheet piles should be larger in length as compared to upstream as well as downstream piles, as compared to upstream as well as downstream piles, as compared to upstream as well as downstream piles, as compared to upstream as well as downstream piles. Third point, it is absolutely necessary to provide a downstream pile, it is absolutely necessary to provide a downstream pile, it is absolutely necessary to provide a downstream pile, it is absolutely necessary to provide a downstream pile, it is absolutely necessary to provide a downstream pile to prevent piping, to prevent piping, to prevent piping. Fourth one, चौथा, it is absolutely essential to provide, fourth, it is absolutely essential to provide, it is absolutely essential to provide, it is absolutely essential to provide an upstream pile, it is absolutely essential to provide an upstream pile to prevent uplift, to prevent uplift, to prevent uplift, to prevent uplift. ठीक है, चलो अब यहां पे दिखा दो स्टार्टिंग, फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, और नोट में डाल देना। ठीक है, यहां पे लिख देना नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है अगर छोटी छोटी हैं तो। ठीक है, सो दीज आर नॉट इफेक्टिव, ये लिख देंगे। ठीक है, अब ये दिखा दो थर्ड, यहां से दिखा दो, आ गया? ठीक, पूरा आ गया आखिरी तक? चलो, ऑल राइट, सो दिस इज द रिकमेंडेशन बाय खोसला। ठीक, चलिए अब रिकमेंडेशन के बाद खोसला ने जो अपनी एनालिसिस की, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए। ठीक है, इनके बाद हम अब बात करते हैं किसकी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज खोसलाज फर्स्ट प्रॉब्लम, खोसलाज फर्स्ट प्रॉब्लम, खोसलाज फर्स्ट प्रॉब्लम। खोसलाज फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब जैसे मान लो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में हमारे सामने अनेकों दिक्कतें हैं, अनेकों प्रॉब्लम्स हैं, सबके लाइफ में होते हैं, किसकी लाइफ में नहीं होते प्रॉब्लम? आप बोलोगे मेरी लाइफ में है, तो मैं बोलूँगा मेरी लाइफ में भी है। अलग अलग तरीके के होते हैं सबके, है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है, देखो कि अब ऐसे खोसला की भी रिसर्च में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम आ रही थी खोसला को भी, तो वेरियस प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, चलिए पहले उनको समझते हैं। तो खोसला ने बोला इतनी सारी प्रॉब्लम्स को तो मैं एक बार में टैकल नहीं कर सकता, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को तो मैं एक बार में टैकल नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, मैं पहले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं आगे बढ़ते कैसे। ऐसे ही लाइफ में भी करते हैं, आपके सामने अनेकों प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम को एक टाइम पे हम टैकल नहीं कर सकते, वन बाय वन, बारी बारी से सबकी बारी आएगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी की जा रही है। बात समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक प्रैक्टिकल प्रोफाइल, एक प्रैक्टिकल प्रोफाइल बोलिए, एक रियल प्रोफाइल बोलिए, या फिर एक कंपोजिट प्रोफाइल बोलिए, ये सब एक ही चीजें होती हैं। ये सब चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें एक ही है, प्रैक्टिकल, रियल और कंपोजिट प्रोफाइल। मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रोफाइल आपको बताता हूँ यमुना बैराज का। यमुना बैराज है दिल्ली में, ठीक है, हथबंद बैराज भी इसको कहा जाता है, हथबंद बैराज। देयर इज दिस बैराज इन दिल्ली, यमुना बैराज। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल of the Yamuna barrage itself. See, what they have done is to construct a barrage and to reduce the cost of the barrage,
व्हाट दे डिड परमानेंटली इज दैट दे रेज द रिवर बेड, मतलब ये जो रिवर का बेड था जिसके ऊपर यमुना ऐसे फ्लो कर रहा था ऐसे, तो यहाँ पे बैराज बनाने का प्लान किया गया। तो जो बैराज बनाने का प्लान किया गया तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फिलिंग की गई, बहुत बड़े लेवल पे फिलिंग करके इस बेड को काफी ऊपर तक के रेज किया गया, बहुत रेज किया गया। और फिर जो फाउंडेशन बनाया गया बैराज का, वो फाउंडेशन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसको भूल जाओ। जो फाउंडेशन बैराज का है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। दिस इज हाउ द फाउंडेशन लुक्स लाइक। इट हैज सम थिकनेस ऑल्सो, ओके, इट हैज सम स्लोप ऑल्सो, इस तरीके से। और उसके बाद इट गोज ऑन टू द नेचुरल ग्राउंड सरफेस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ऐसे फिलिंग की गई। इससे फायदा क्या हुआ, एक परमानेंट फिलिंग करने से बैराज को हम थोड़ा ऊपर से कंस्ट्रक्ट किए, गेट का साइज, बैराज का साइज, सब कुछ यहाँ पे कम हो गया। कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन बहुत कम हो गया, ठीक है। मतलब बड़े बड़े गेट अगर बैराज के होते तो लिफ्ट करने में ज्यादा एनर्जी, लिफ्ट करने में एनर्जी ज्यादा। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गेट होता तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगता, तो डिजाइन कंसिडरेशन से भी लेना पड़ता। अभी क्या होता है, बात समझिएगा, ये जो बैराज यहाँ पे बनाया गया, मैं ये पानी भी हटा दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बैराज बना के बता रहा हूँ। दिस इज द बैराज, ये बैराज है, ठीक है। और इसके ऊपर ट्रेन चलती है, ये मेरठ से आने जाने वाली जो ट्रेन होती है ना, तो इस बैराज के ऊपर से चलती है, ठीक है। अब इसमें जो पाइल यहाँ पे बनाई गई है, ये अपस्ट्रीम में पाइल लगाई गई है, डाउनस्ट्रीम में भी लगाई गई है, और ये इंटरमीडिएट पाइल्स भी है ऐसी। तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोफाइल विच आई एम टेलिंग ऑफ यमुना बैराज। ऐसा है यमुना बैराज, और ऐसे बहुत सारे बैराजेस हैं उस रास्ते में, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लाइन से। तो ये जो है, अब बात समझिएगा, बैराज क्यों बनाते हैं, टेम्परली टू रेज द हेड ऑफ वाटर, टेम्परली पानी के हेड को रेज करने के लिए डाउनस्ट्रीम साइड में जितना पानी रिलीज करना है उतना रिलीज कर लिए, ऐसा रहता है। तो ये है हमारी एक प्रैक्टिकल या कंपोजिट प्रोफाइल, ऐसा होता है। अब आप इसमें देख रहे हो, इसमें पाइल्स भी हैं, इसमें प्रैक्टिकली थिकनेस भी है फ्लोर की, और साथ ही साथ स्लोपीनेस भी है फ्लोर में। देयर इज स्लोप ऑल्सो, देयर आर पाइल्स ऑल्सो, एंड देयर इज थिकनेस ऑल्सो, एंड देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स एट प्लेस, देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स। द सीपेज हैपेंस थ्रू द सॉइल, so if somebody wants they can use Darcy's law always, but that will be very very theoretical. As you study in soil mechanics, the Darcy's law is very very theoretical, and to practically analyze it, it's very difficult. So what does Khosla proposed is that कि ये प्रॉब्लम तो भैया बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले हम क्या करें, हम पहले एक छोटी प्रॉब्लम पे पहले फोकस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। और उसी छोटी प्रॉब्लम को खोसला ने नाम दिया खोसलास फर्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द खोसलास फर्स्ट प्रॉब्लम? खोसलास फर्स्ट प्रॉब्लम which he tried to find the solution was, he considered not a real or a practical or a composite profile, he considered a simple horizontal floor, that's it, a simple horizontal floor, जैसा ब्लाई में हमने देखा था लास्ट सेशन में, इस तरीके का एक सिंपल हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहां तक के फ्लोर है, उसका एक ग्राउंड है, विदाउट एनी थिकनेस। फ्लोर में कोई थिकनेस नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, कोई पाइल भी नहीं है। देयर इज, आई विल से, नो थिकनेस, नो स्लोप, नो पाइल, कुछ भी नहीं, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एंड दिस इज अवर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मैंने लाइन डायग्राम से दिखाया जैसा कि खोसला ने अपनी थ्योरी में प्रपोज किया। तो ये है हमारे, ये है H, that is our head causing seepage. We know that, right? Head causing the seepage. Now what did he want? He wanted to find the seepage head. He wanted to find the seepage head at some point below this particular floor. इस फ्लोर के नीचे, मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, let us suppose this point is X. We want to find out Px. Px क्या है? Px है seepage head at point X. Point X. Where is this point X? Just below the floor. Just below the floor, seepage का head या पानी की एनर्जी कितनी है जिसके चलते वो ऊपर में उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सीपेज हेड है वो कितना है। ऑल राइट, सो अब इसको लिखा कैसे? इनको इन्होंने ऐसे लिखा, Px is equal to phi x into h, ऐसे लिखा, Px is equal to phi x into h. What is phi x? Phi x is the potential at x.
What is phi x? Phi x is the potential at this point x. How did he determine this? He conducted a series of experiments and he used the Laplace transformation equations. He did a series of experiments and also he used the Laplace transformation equations. We don't have to do those researches which he did in a period of 17 years. हमें वो काम नहीं करना है, हमें बस रिजल्ट पे आना है. और जो रिजल्ट है वो है phi x is equal to 1 upon pi cos inverse 2x upon b. 1 upon pi cos inverse 2x upon b. This was the final result he came to. ये cos inverse 2x upon b, pi तो आप समझ रहे हो. 2x upon b क्या है? b जो है दोस्तों वो है हमारा ये पूरा हॉरिजॉन्टल लेंथ फ्लोर का, ये b है. This is b. ये है b, horizontal length of the floor. Now what is this small x? This is the capital X which is the point. This is a small x. Small x is the distance of this point capital X from the center of the floor. Small x is the distance of this capital X point from the center of the floor with sign. With sign. Taking the center of the floor as origin. जैसे for example के तौर पर यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये हमारा फ्लोर है और ये है हमारा पॉइंट x, ठीक है. हम मार्क करेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ द फ्लोर. तो ये है हमारा, मान लीजिए सेंटर ऑफ द फ्लोर. सेंटर से आगे जब हम जाते हैं तो ये है हमारे लिए प्लस x डायरेक्शन, सेंटर से पीछे जाएंगे माइनस x डायरेक्शन, प्लस x माइनस x, ठीक है. ये आ रहा है बोर्ड में. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसके पीछे जो है ये है हमारा x, लेकिन हम जब इसे पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे और इसकी साइन क्या होगी? इसकी साइन होगी नेगेटिव. दैट वुड बी सब्स्टिट्यूटेड हियर माइनस x, ठीक. सिमिलरली ये पहला एग्जांपल मैंने लिया. दूसरा एग्जांपल, अगर यही पॉइंट x सेंटर के राइट साइड में हो जाए तो आप जो x लेंगे विद साइन तो लेंगे ही, और यहाँ पे आप लेंगे x का साइन क्या? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव x है और ये है हमारा नेगेटिव x, ये हमारा नेगेटिव x. गॉट द पॉइंट. सो इस तरीके से यहाँ पे आप पुट करेंगे. इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट x और इस फंक्शन को बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन. किसको? फाई को बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल फंक्शन एंड फाई एट x का मतलब है पोटेंशियल एट x. फाई एट x का मतलब है पोटेंशियल एट x. ऑलराइट. इसको पोटेंशियल क्यों कहते हैं? जैसे मैं बोलूंगा पोटेंशियल मतलब काबिलियत. पोटेंशियल, हाउ मच पोटेंशियल यू कैरी? Do you have the potential to clear engineering services examination? You will say yes, I do. So ये potential का मतलब क्या है? तो potential का मतलब मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ. इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. कैसे दूसरे तरीके से? आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. potential का मतलब phi x is equal to, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? px upon h. तो phi x is equal to px upon h. px is what? px is the seepage head at x and h is the head causing seepage. This is the head causing seepage, isn't it? सही बात है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं कि phi x की वैल्यू है 0.8, ये भी हेड है, ये भी हेड है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सीपेज जो हेड है x पे वो 80% ऑफ द हेड कॉजिंग सीपेज है. सीपेज हेड जो x पे है वो 80% ऑफ द हेड कॉजिंग सीपेज. दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग सीपेज, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑल अबाउट. यही है पोटेंशियल और कुछ भी नहीं. सिंपल है. पोटेंशियल वर्ड नाम से ही समझो. पोटेंशियल मतलब हाउ मच हेड with respect to the total head is present at that particular point. How much head with respect to the total head causing the seepage is present at that particular point. That is that phi x. You can represent as decimal. I can also represent it in terms of percentage. If I just multiply this by 100, this will be also multiplied by 100. We can easily represent it in the form of percentage also. What do we mean by this? Both of them would mean the same thing. दोनों का मतलब सेम ही होगा. इसका मतलब ये होगा कि out of total head causing seepage, 80% of head is available
80% of head is available at point X. Very simple. Out of total head causing the seepage, 80% of head is available at point X. Simple, right? So ये है पोटेंशियल फंक्शन का मतलब. ठीक, तो खोसला ने अपनी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये बताया, और फिर क्या किया खोसला ने, आप समझिए. आगे खोसला ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना प्रपोज किया. उन्होंने कहा कि एक प्रैक्टिकल या रियल प्रोफाइल जो है, जो इस तरीके की प्रैक्टिकल या रियल प्रोफाइल है, इस प्रैक्टिकल या रियल प्रोफाइल के नीचे जो वेरियस पॉइंट्स हैं उन पे सीपेज हेड निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल थ्योरी, इट्स एक्चुअली अ प्रैक्टिकल थ्योरी वेयर द एजम्पशंस आर वेरी वेरी बेयर मिनिमम, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज भी होती है. तो खोसला ने क्या किया, कुछ एक इंडिपेंडेंट केसेस का सॉल्यूशन हमको बताया. खोसला ने क्या किया, कुछ इंडिपेंडेंट केसेस का सॉल्यूशन बताया, और उसको खोसला ने कहा खोसलास थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट केसेस, खोसलास थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. What was the base of this Khosla's theory of independent variables is, he analyzed some independent cases and then he gave the solutions of those independent cases just as he gave the solution of this. From here he understood, यहाँ से उनको समझ में आया कि सॉल्यूशन निकालना कैसे है. फिर उन्होंने क्या किया, कुछ केसेस लिए, जैसे कि केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ. केस नंबर 1 उन्होंने क्या लिया, अपस्ट्रीम पाइल ओनली कंसिडर की. क्या, अपस्ट्रीम पाइल ओनली, मतलब एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर में सिर्फ अपस्ट्रीम पाइल, दैट्स इट. फिर उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया केस 2 एंड दैट वाज, यू आर थिंकिंग इट राइट, डाउनस्ट्रीम पाइल ओनली. यस, सिर्फ डाउनस्ट्रीम पाइल कंसिडर की, दैट्स इट. केस नंबर 3 उन्होंने कंसिडर किया इंटरमीडिएट पाइल ओनली. केस 3 कंसिडर किया इंटरमीडिएट पाइल ओनली. इंटरमीडिएट पाइल ओनली मतलब सिर्फ कहीं बीच में पाइल. उसके बाद फिर केस नंबर 4 कंसिडर किया. केस नंबर 4, एक डिप्रेस्ड फ्लोर हैविंग सम थिकनेस, डिप्रेस्ड फ्लोर हैविंग थिकनेस, क्योंकि इनमें कहीं पे भी थिकनेस नहीं दिखाया मैंने, उनमें थिकनेस को नहीं लिया गया, लाइन डायग्राम्स दिखाया. डिप्रेस्ड फ्लोर का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से, फ्लोर्स जनरली कहाँ होते हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे ही होते हैं, है ना. तो ये डिप्रेस्ड फ्लोर उसको बोलते हैं, हैविंग सम थिकनेस बिलो द ग्राउंड लेवल. अभी तक क्या था, अभी ये सारे के सारे ग्राउंड लेवल्स पे, ऑल ऑफ देम आर एट ग्राउंड लेवल्स. नाउ कंसिडरिंग द थिकनेस ऑल्सो, सो हाउ विल बी रिप्रेजेंट द डिप्रेस्ड फ्लोर बिलो द ग्राउंड लेवल्स. एंड व्हाट डिड ही डू इज, he see how many points are there below this particular formation, infinite. इस फाउंडेशन के इस तरीके के फॉर्मेशन की इनफाइनाइट, इस तरीके में, इसमें सब में इनफाइनाइट है ना दोस्तों, सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. And therefore he proposed the concept of key points. The concept of key points. He proposed the concept of key points. अब इनमें मैं की पॉइंट्स बताता हूँ कौन कौन से. इनमें जो खोसला ने कंसिडर किए की पॉइंट्स वो थे, ये पहला पॉइंट एंट्री के समय जब पानी एंटर करेगा, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 4 की पॉइंट्स. ये की पॉइंट, ये 2 की, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4th की पॉइंट. Similarly here, this is a key point, 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 this is a key point. All of these are the key points. So what he did is he specifically tested on these key points. उन्होंने specifically testing की इन key points पे, और इन key points पे equation निकाल ली किसकी, seepage head की. इन key points पे equation निकाल ली seepage head की. अब उन की पॉइंट्स की इक्वेशंस जो है वो हमें अभी याद नहीं करनी है. वो की पॉइंट्स, हर की पॉइंट की अपनी अपनी इक्वेशन है, वो याद नहीं करनी है अभी.
लेकिन आपको ये समझना है कि खोसला ने किया क्या। खोसला ने वेरियस की पॉइंट्स की इक्वेशंस निकाल ली और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया। कैसे किया वो अभी देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया, हमें हर की पॉइंट की इक्वेशन अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या देखने की जरूरत है, और सभी के ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज एवरीवेयर, सो रिमेंबर डोंट फॉरगेट द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इवन इफ देयर इज फ्लोर बनाया ही इसलिए क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। सो देयर विल बी डेफिनेटली अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर and some general case like this having water here like this, यहाँ ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 केसेस। अब चूंकि 4 केसेस में समझ रहे हो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट की इक्वेशन निकाल पाना पॉसिबल नहीं, तो उन्होंने क्या किया, की पॉइंट्स की इक्वेशन निकाल ली। लेकिन अगर कभी हमें की पॉइंट्स का कोई इंटरमीडिएट बीच वाले पॉइंट का वैल्यू सीपेज का जानना हो, क्योंकि की पॉइंट्स की इक्वेशन तो खोसला साहब ने हमको दे दी। खोसला साहब ने हमको क्या किया, की पॉइंट्स की इक्वेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमें बीच के कोई पॉइंट की मान लो वैल्यू चाहिए सीपेज हेड की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर में कोई दूसरा पॉइंट का पूछा जा रहा है तो आपको मैंने 2 की पॉइंट की इक्वेशन तो दे दिए। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतने सारे पॉइंट्स ना लेकर के मैं क्या करता हूं, कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द पॉइंट अंडर अवर फोकस, ओके। सो ही प्रपोज दैट कि ये देखो कि ये पॉइंट जिस पे आपको सीपेज हेड चाहिए वो किन 2 की पॉइंट्स के बीच में है। किन 2 की पॉइंट्स के बीच में है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला की पॉइंट और एक ये वाला की पॉइंट, इन दोनों की पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है। जब ये इन दोनों की पॉइंट्स के बीच में है तो आप क्या करिए, फाइंड आउट द सीपेज हेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस ऑन दीज की पॉइंट्स। नाउ यू फाइंड, दैट विल बी द ज्योमेट्री। You will also be given the distance between these key points. You will be known कि इंटरमीडिएट पाइल कहाँ पे लगाई गई है, विड्थ कितनी है। तो लेट अस सपोज कि मान लो कि ये जो है ये बी डैश है। लेट अस सपोज दिस इज बी डैश, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। लेट अस सपोज दैट दिस इज बी डैश एंड हियर द डिस्टेंस इज लेट अस सपोज बी डबल डैश, बी डबल डैश। तो अगर बी डैश में इतने से इतना चेंज आता है तो बी डबल डैश में कितना चेंज आएगा, खत्म। Linear interpolation. He proposed linear interpolation between these key points. If you want to find out for any point in between such key points, just do linear interpolation. That if there is a distance b dash between this key point and this key point, and there is a distance b double dash between this key point and this key point, then there is a difference of this much in b dash length. So there will be how much difference in b double dash length? Linear interpolation. From there you can find out. Got the point clear? So that was a key point. So that was the prime focus point where the Khosla found out the equations, and with the help of those equations then we can find out at those key points. If we want to find out at some intermediate point, there is this linear interpolation approved by Khosla. What are the key points in general? Key points are all the junction points, are all the junction points are the key points. ये जो junction points है ना, ये junction है किसका, पाइल और फ्लोर का, ये भी junction है पाइल और फ्लोर का। They are also the bottommost points. They are also the bottommost points. Bottommost points देखिए, ये भी key point है, ये key point है, ये key point है, bottommost points, and also all the corners, all the corners. This is a corner. This is a corner, this is a corner, this is a corner. All the corners, all of them are the key points. The junction points, the bottommost points, and all the corners, my dear friends. They are the key points. Okay, and he developed the equations specifically for these key points. And to find out the seepage heads at any other point, we do the linear interpolation. We don't have to see the equations of that, but yeah, we should know the basic, as I told you, an overview of what is happening in Khosla's theory. चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। गिव द हेडिंग खोसलास फर्स्ट प्रॉब्लम। गिव द हेडिंग खोसलास फर्स्ट प्रॉब्लम। कैमरा को स्टार्टिंग में रख दो, स्टार्टिंग में लिखिए, खोसला एंड हिज एसोसिएट्स कंसिडर्ड, खोसला एंड हिज एसोसिएट्स, साथ में और भी लोग थे उनके, मैंने आपको बता रखा है,
तो खोसला एंड हिज एसोसिएट्स कंसिडर्ड, it's not a one man job, many people were there, it took years. Khosla and his associates considered the flow pattern. Khosla and his associates considered the flow pattern below the impervious base. Khosla and his associates considered the flow pattern below the impervious base of hydraulic structures, below the impervious base of hydraulic structures, below the impervious base of hydraulic structures on permeable foundations, below the impervious base of hydraulic structures on permeable foundations, on permeable foundations using conformal transformations, using conformal, CONFORMAL, conformal transformations, using conformal transformations. पहले लिख लो फिर बता रहा हूं. However, the actual profile is complex. The actual profile is complex. However, the actual profile is complex and to analyze such practical profiles, and to analyze such practical profiles, and to analyze such practical profiles, comma, first of all, comma, a simple case of a horizontal floor was analyzed. First of all, comma, a simple case of a horizontal floor was analyzed. A simple case of a horizontal floor was analyzed. A simple case of a horizontal floor was analyzed. Full stop. This is known as Khosla's first problem. This is known as Khosla's first problem. Full stop. In this case, comma, thickness of the floor, comma, slope of the floor, thickness of the floor, comma, slope of the floor, and piles are not considered. And piles are not considered. Piles are not considered. ठीक है. अब जैसे कि आपने एक वर्ड लिखा यहाँ पर और वो वर्ड था कॉन्फॉर्मल. जो फ्रेज था वो था कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस. कॉन्फॉर्मल एक जनरल वर्ड है दोस्तों. जैसे जब भी कभी हम मैप बनाते हैं तो हम मैप में जो एक्चुअल फील्ड कंडीशन होती है उसको प्रिजर्व रखते हैं और मैपिंग करते हैं, है ना. मतलब जहाँ पे ट्रीज है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखा देते हैं, है ना. जहाँ पे घर है वहाँ पे वाइट वाइट कुछ बना देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं. तो एक्चुअल फील्ड कंडीशंस को प्रिजर्व रखते हैं. यहाँ पे भी वही काम किया गया. कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप यहाँ पे लेकर के आइए, मतलब आप ये ट्रांसफॉर्म करिए, लेकिन कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्म किया गया ना, ये चीज एनालाइज नहीं कर पाए तो उसको यहाँ पे लाया गया. लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे प्रिजर्व्ड रखते हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल प्रिजर्व रखते हैं. जहाँ पे भी है वहीं पे यहाँ पे भी वहीं दिखाया जाएगा. सिमिलरली जो पानी का वाटर टेबल है
जो अपस्ट्रीम पे डाउन स्ट्रीम पे वो चीज प्रिजर्व रखी जाती है। तो व्हेन यू कीप द ओरिजिनल कंडीशंस प्रिजर्व्ड एंड देन यू अज्यूम समथिंग और एनालाइज समथिंग, दैट इज रेफर्ड एज कॉन्फॉर्मल। कॉन्फॉर्मल मैप्स होते हैं, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है, ये भी कॉन्फॉर्मल तरीका है करने का। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी गई, सेम रखी गई, बस जो चीज हम नहीं कर पा रहे थे एनालाइज, बस उसको चेंज किया गया एंड फिर ट्रांसफॉर्म किया गया। तो कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो खोसला's थ्योरी इज बेस्ड अपॉन कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप ये बनाइए, प्रैक्टिकल या रियल या कंपोजिट प्रोफाइल ऐसी दिखती है। एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके की होती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया यमुना बैराज का। ठीक है, तो ये बनाइए सबसे पहले, आ रहा है? अब यहां से दिखा दो, यहां से फर्स्ट प्रॉब्लम, यहां से यहां तक के लिख लो, यहां तक आ गया है ना? ठीक, इसके बाद चलिए हेडिंग दीजिए, इसके बाद हेडिंग दीजिए खोसला's थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हर केस का एनालिसिस इंडिपेंडेंटली हुआ है, इसी वजह से खोसला ने वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट। ये वर्ड इंडिपेंडेंट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हर केस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर है। नो इंटरफियरेंस बिटवीन द केसेस, एवरी केस इज एन इंडिपेंडेंट केस। गॉट द पॉइंट? एंड देयर आर हाउ मेनी? 4 केसेस। ठीक है, ये केस बाद में बनाएंगे, पहले इसके पीछे की हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, पहले इसके पीछे की हम थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद 4 केसेस बनाएंगे। यहाँ पे कैमरा रखो, इस लाइन के बाद यहाँ पे रखो। ठीक है, चलो लिखिए। The expression discussed in Khosla's first problem, the expression discussed in Khosla's first problem is valid only in that special case. The expression discussed in Khosla's first problem is valid only in that special case, in that special case. But as we know, क्या जानते हैं हम? As we know, the practical profile is quite complex. But as we know, comma, the practical profile is quite complex. But as we know, the practical profile is quite complex. Full stop. Thus, Khosla found the solution of some simple standard forms. Khosla found the solution of some simple standard forms at their key points, at their THEIR, there, at their key points, some simple standard forms at their key points. क्योंकि how many points are there? Infinite. तो खोसला focused on which points? Key points. Change the line and write. Key points are the junction points. Key points are the junction points of pile and floor. Key points are the junction points of pile and floor, comma, the bottommost points, the junction points of pile and floor, comma, the bottommost points, and the corners, full stop. The seepage heads at some other point,
the seepage head at some other point between any two key points, between any two key points, between any two two key points is obtained by assuming a linear variation of seepage head. Is obtained by assuming a linear variation of seepage head, by assuming a linear variation of seepage head between those two key points. A linear variation of seepage head between those two key points. Between those two key points. ब्रैकेट में लिखिए between those two key points, फिर ब्रैकेट में लिखिए as proposed by खोसला. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी खोसला की थ्योरी है, जैसा उन्होंने कहा वैसा हम बता रहे हैं. As proposed by खोसला. As proposed by खोसला. ठीक है, नोट में लिखिए जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यू शुड नो दैट. देखिए रिसर्च जो होती है, उस रिसर्च में जो पहले से हुई रिसर्च होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर पहले से रिसर्च हो चुकी है तो उस रिसर्च को करने में हम टाइम वेस्ट क्यों करें. सिंपल सी बात है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी लाइट के लिए चाहिए कि जो कम एनर्जी ले, तो बस पहले से ही टेक्नोलॉजी एलईडी की है ना, तो हम एलईडी पे नहीं काम करेंगे. एलईडी तक के ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है. एलईडी के आगे क्या, हम आगे की बात करेंगे. वैसे ही खोसला के पहले दो और रिसर्चर्स थे, श्वार्स एंड क्रिस्टोफेल. श्वार्स एंड क्रिस्टोफेल, they were the researchers, English researchers, they were there, and they had developed the transformation curves. They had developed the transformation curves, and Khosla took the help of these transformation curves and used that to develop his theory. पिछले बंदे की रिसर्च को, पिछले लोगों की रिसर्च को हमने यूज किया और हमने अपनी थ्योरी में उसको इंक्लूड किया और हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाया. ठीक है, तो नोट में लिखिए, पता होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. ठीक है, नोट में लिखिए टू डेवलप हिज थ्योरी, टू डेवलप हिज थ्योरी, कॉमा, खोसला टुक हेल्प ऑफ, टू डेवलप हिज थ्योरी, कॉमा, खोसला टुक हेल्प ऑफ Schwarz-Christoffel transformation curves. Schwarz-Christoffel transformation curves. ठीक है, अब ये सब हमको नहीं देखना है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स क्या थे, खोसला ने कैसे हेल्प ली, तो हमें रिसर्च नहीं करनी है. इंजीनियरिंग राइट नाउ इज अवर एप्लीकेशन पार्ट, नॉट द R&D पार्ट. ठीक है, रिसर्च वाला पार्ट नहीं है. आपको समझना है कि सामने वाले बंदे ने किया तो हाँ, इसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये काम करना है. ठीक है, Schwarz-Christoffel ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स. राइट, इसके बाद यहां पे आ जाओ, चारों केस लिख लीजिए. 1 2 3 4 की पॉइंट्स मैंने बता दिया है, इसको हटा देते हैं. ठीक है, चारों केस दिख रहे हैं. ठीक, चलो, ओके, गुड. चलिए इसके बाद यहां जाओ. अब देखिए चारों केस जो है ना इंडिपेंडेंट है. अब खोसला ने क्या कहा, खोसला ने कहा कि अब हम सुपर पोजिशन कर सकते हैं. सुपर पोजिशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हमें जानना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में एट सम पॉइंट, लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द सीपेज हेड इन दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन. मे बी सम थिकनेस ऑफ द फ्लोर इज ऑल्सो देयर. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x we have to find the seepage head. Now for this configuration खोसला has said nothing. ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए खोसला भैया ने कुछ नहीं किया. लेकिन यहाँ पे हम सुपर पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम एक थिकनेस वाला फ्लोर को अलग ले सकते हैं, अलग ले लिए, इसमें सुपर इम्पोज करेंगे एक अपस्ट्रीम पाइल को, सुपर इम्पोज करेंगे डाउनस्ट्रीम पाइल को, और सुपर इम्पोज करेंगे किसको, एक इंटरमीडिएट पाइल को. ये ऐसे में x
पे क्या होता है सीपेज हेड, ऐसे में क्या होता है एक्स पे, ऐसे में क्या होता है और ऐसे में क्या होता है, सब में देखा गया सीपेज हेड क्या क्या होता है। फिर जब सबको मर्ज किया गया, मर्ज करने के बाद कुछ करेक्शंस अप्लाई किए गए। जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मर्जिंग होती है तो कुछ करेक्शंस किए जाते हैं, और उन करेक्शंस को भी फिर खोसला ने प्रपोज किया कि हाउ डू वी करेक्ट द वैल्यू ऑफ फाई। So corrections to the value of phi. Corrections to the value of phi. Now what did he propose is that you will be definitely able to find the phi value here, here, here and here. But when they will join together, there will be some corrections to be done. And in this order, पहला correction यही किया जाएगा हमेशा, दूसरा भी यही किया जाएगा, तीसरा भी यही किया जाएगा। You cannot say that पहले second correction कर लेते हैं, फिर first कर लेते हैं, फिर third कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहला करेक्शन होता है फॉर म्यूचुअल इंटरफियरेंस ऑफ पाइल्स। म्यूचुअल इंटरफियरेंस ऑफ पाइल्स मतलब ये पाया गया है कि पाइल्स अगर पास पास लग जाती हैं और इनको जोड़ा जाता है तो पाइल्स म्यूचुअली इंटरफियर करती हैं और सीपेज हेड में चेंजेस आने दिख जाते हैं, लग जाते हैं। देयर आर चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द सीपेज हेड्स व्हेन द पाइल्स आर टुगेदर. So there will be mutual interference of the piles, due to which the value of phi at this point will change when upstream and downstream will come together. Then one intermediate will come together. Everything will come together. There will be a change in the value of phi x, phi at point x. The second one is always the thickness of the floor. After considering piles, you have to consider the thickness of the floor. Consider the thickness of the floor. Maybe there are slopes in the floor in between. कहीं कहीं पे स्लोप भी है, तो तीसरा जो करेक्शन होगा वो होगा स्लोप ऑफ द फ्लोर का। तीसरा करेक्शन किसका होगा? स्लोप ऑफ द फ्लोर का होगा। तो करेक्शन के ऑर्डर आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। क्या ऑर्डर? सबसे पहले म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल्स होगा, दूसरा हमारे पास आएगा थिकनेस ऑफ द फ्लोर, तीसरा आएगा स्लोप ऑफ द फ्लोर। ये तीन चीजें होंगी। इसको वैसे तो मैं बता देता हूं अगर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी खास करके मेंस वाली बैचेस में। बाकी प्री और गेट के लिए जरूरी नहीं है। बाकी अगर प्री और अगर मेंस वाले बैचेस रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल सर बता दो हमको चाहिए, या फिर मान लो कुछ एक कॉलेज का, मान लो कोई किसी का प्रोजेक्ट है, खोसलास थ्योरी पे ही किसी ने प्रोजेक्ट करके रखा है, बहुत सारे कॉलेजेस में कर देते हैं बच्चे, तो ऐसे में आई कैन डेफिनेटली शेयर माई नोट्स विथ यू इफ यू वॉन्ट। एंड अगर आपका कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट है या कुछ है तो आई विल शेयर माई नोट्स विथ यू। यू कैन जस्ट सेंड एन ईमेल and I'll share the notes of the Khoslas theory in a crisp manner. ठीक है? लेकिन however for exam clearing point of view they will not be good, they will waste your time. आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आपके भले के लिए बता रहे हैं। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको अपने नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन हाँ, you have to understand that for clearing exam what is required. Okay? So corrections to the value of phi हमारे एग्जाम में ये भी नहीं है। इनफैक्ट स्लोप ऑफ द फ्लोर का पूरा एक टेबल होता है जो आपको याद करना पड़ता है। वो टेबल तो आपको कहीं दिया नहीं जाएगा, ना गेट में प्रोवाइड करेंगे, ना आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करेंगे कि टेबल आपको साथ में अटैच करके दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये सब वैल्यूज जो होती हैं, ये स्लोप की तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, अलग अलग स्लोप पे वैल्यू करेक्शन फैक्टर की अलग अलग चेंज होती चली जाती है। तो ये सब चीजें हमारे अभी करने की नहीं है, हमारे स्कोप के ही बाहर हो जाती है। इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे भी कुछ भी नहीं पूछा गया अभी तक एग्जाम में, इनसे भी कुछ नहीं आया है। So anyways, but you should know that at least a bird's eye view of everything is required. So that's why I'm telling you. So देखो, corrections to the value of phi लगाएंगे और उसके बाद finally जब आप लिखेंगे तो आप जो seepage head at x लिखेंगे correction करने के बाद, तो px corrected will be equal to phi x corrected into h. तो है वही चीज, p is equal to phi into h, but this will be px corrected is equal to phi x corrected multiplied by h. So that is how we will find out ultimately at any point x after doing a lot of things. That means first of all we'll write the equations. Equations के बाद individual equations के बाद superposition करते वक्त फिर corrections with the help of curves and tables, and then equations, curves, tables. Three things are required: equations, curves, tables. All the corrections are done with the help of equations, curves, tables. इसके कर्व में कर्व्स पूरे मिलते हैं, बड़े बड़े चार्ट्स मिलते हैं, तो those will also be used. b by d की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यूज को लेना एंड ऑल, लैम्डा 1 लेना, लैम्डा लेना, तो ये सब बहुत अलग अलग चीजें होती हैं उसमें। उसके बाद फिर फाइनल लिखना px corrected is equal to phi x corrected into h. So that's how we
come to our particular conclusion. Yeah, this will be the phi corrected and then this will be the p corrected. Got the point? चलिए लिखिए इसके बारे में आगे लिखेंगे. आगे लिखेंगे the phi values at these key points, the phi values at these key points, the phi values at these key points are found out. The phi values at these key points are found out, and then for the complex profile, and then THEN, then for the complex profile, and then for the complex profile, and then for the complex profile, and then for the complex profile, phi value is corrected. Phi value is corrected in the following order. Phi value is corrected in the following order. Phi value is corrected in the following order. पहला, first one, correction for mutual interference of piles. Correction for mutual interference of piles. Correction for mutual interference of piles. दूसरा, correction for thickness of the floor. Correction for thickness of the floor. Correction for thickness of the floor. और तीसरा, correction for slope of the floor. Correction for thickness of the floor और तीसरा correction for slope of the floor. Correction for slope of the floor. उसके बाद लिखिए इसके बाद, the corrected seepage head is then written as, the corrected seepage head, the corrected seepage head is then written as Px corrected is equal to phi x corrected into h. Px corrected is equal to phi x corrected into h. Px corrected is equal to phi x corrected into h. Okay, so that's the overview of our Khoslas method. ठीक है, Khoslas seepage theory. All right. So now जो पर्टिकुलर टॉपिक है खोसलास थ्योरी का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है खोसलास एग्जिट ग्रेडियंट. खोसलास एग्जिट ग्रेडियंट, जिस पे बेस्ड हमेशा आप गेट में देखोगे, ईएस में देखोगे, तो इसी पे बेस्ड सवाल आते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. खोसलास एग्जिट ग्रेडियंट, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द खोसलास एनालिसिस एंड दिस इज मोस्ट आस्क्ड इन अवर गेट एंड ईएससी. एग्जिट ग्रेडियंट. एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ग्रेडियंट का मतलब तो बताया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो. अब एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब आप ध्यान से समझिए. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट ग्रेडियंट? सी व्हाट हैपेंस इज द फ्लो टेक्स प्लेस बिलो द फाउंडेशन, द सीपेज हैपेंस बिलो द फाउंडेशन, वी नो दैट, राइट? एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल. Be very, very careful now. The exit gradient implies that what will be the energy loss. एनर्जी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको हेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे मैं हेड लॉस की बात कर रहा हूँ. एनर्जी लॉस यानी कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ. ध्यान से समझिए, एनर्जी लॉस और हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, per unit length in the last unit length, in the last unit length. ये है मतलब. अब मतलब देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जनरल मतलब क्या है? हेड लॉस्ट पर यूनिट लेंथ. एग्जिट ग्रेडियंट और एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज ऑल्सो द एनर्जी लॉस ऑफ वाटर. हाइड्रोलिक का मतलब ही क्या है? पानी, वाटर. हाइड्रोलिक मीन्स वाटर. तो एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब तो हो गई, मतलब ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है वो एग्जिट ग्रेडियंट की डेफिनेशन तो होगी, लेकिन इसमें एडिशनल है, इन द लास्ट यूनिट लेंथ. दिस हेड लॉस पर यूनिट लेंथ इज व्हाट? दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट.
But where we are talking about the hydraulic gradient? The hydraulic gradient at the exit end of the floor. Where is the exit end? Here is the exit end, the last unit length. How much is the energy lost in this last unit length? ये यूनिट लेंथ की बात हम यहां पे कर रहे हैं कि लास्ट यूनिट लेंथ में कितना लूज हुआ है. देखिए, आप लूज उतना ही करेंगे जितना आपके पास होगा. We can lose only that much which we have. Why these Bollywood heroes are so much confident in भिड़िंग, मतलब भिड़ंत करते हैं ना विलेंस के साथ, क्या बोलेंगे उसको, विलेंस के साथ भिड़ने के लिए इतने ज्यादा तत्पर क्यों रहते हैं बॉलीवुड हीरोज, और जाकर के विलेन को बोलते हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, तेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है. ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो भाई विलेन के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, हीरो के पास कुछ नहीं है. तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लास्ट यूनिट लेंथ में खोएगा भी कुछ खास नहीं, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं. देयर इज नथिंग टू लूज, बट द समवन हु हैज एवरीथिंग टू लूज, सो दैट पर्सन हैज टू वरी मोर. which who has more will worry more, who has less will worry less, as simple as that. Here also the same thing. जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा टेंशन लेगा, जिसके पास कम है वो कम टेंशन लेगा. देखो, अगर लास्ट यूनिट लेंथ में एनर्जी बचेगी, मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट यूनिट लेंथ में आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. इफ एट पॉइंट ए more energy is remaining, so more will be the loss in the last unit length, because ultimately when the water will come out, it will lose its energy, it will lose the head causing seepage. Why it will lose the head causing seepage? We know it already. Think logically that this is the hydraulic structure and this is the upstream water level, this is the downstream water level, and this is the head causing seepage H. So water is definitely going to lose this head H. Water definitely H head lose करने वाला है. अगर लास्ट यूनिट लेंथ में इसके पास ए पॉइंट पे ज्यादा बचेगा तो लास्ट यूनिट लेंथ में ज्यादा लूज करके वापस अपने हेड पे आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हेड था H1 और बाहर जैसे ही पानी निकलेगा इसका हेड क्या होगा, H2 होगा. तो कितना लूज हो गया, H लूज हो गया. हाउ मच लूज, H लॉस्ट, राइट. इफ इट हैज मोर एट A, इट विल लूज मोर टिल B. रिपीट इट अगेन विथ मी. इफ इट हैज मोर एट A, it will lose more till B. If it has less at A, it will lose less till B. Ultimately, it will be having that much amount of head, na, this much H2, when it will emerge out of this particular point. जैसे ही वो सॉइल के बाहर आएगा पानी, जैसे ही सॉइल के बाहर आएगा उसका हेड कितना, दबाव कितना बनाएगा उस पर, कितना होगा, H1 होगा, H2 होगा. और तो H1 से स्टार्ट हुआ था, H2 पे आया, कितना लूज कर गया, H लूज कर गया. तो एग्जिट ग्रेडियंट वही है दोस्तों, एग्जिट ग्रेडियंट है कि आखिरी यूनिट लेंथ में कितना लूज होता है. खोसला ने क्या कहा, खोसला ने कहा आखिरी यूनिट लेंथ में जो भी एग्जिट ग्रेडियंट आपको निकालना है उसके इक्वेशन मैं आपको देता हूं. तो एग्जिट ग्रेडियंट निकालने के लिए GE, इसको रिप्रेजेंट करते हैं GE से, और इसको निकालने के लिए इक्वेशन खोसला ने दी H/d पाई रूट ओवर लैम्डा. H/d पाई रूट ओवर लैम्डा. व्हाट इज H? वी नो, हेड कॉजिंग सीपेज, that is head causing seepage. Okay, and GE की definition ये है. This is the definition of GE, exit gradient. What is this exit gradient definition? Okay, what is D? Now Khosla recommended that this should not be used. There should always be. ये तो मैंने आपको exit gradient की definition बताई. अब हम बात कर रहे हैं खोसला की. Khosla said कि downstream pile is utmost essential to prevent piping. मतलब downstream pile जिसकी depth मान लीजिए D है, this is utmost essential. As you can see in this formula, GE is inversely proportional to D क्या, and as I told you कि D is 0, that means exit gradient is too much. Exit gradient will be tending towards infinite, that means very very high value, that means there will be piping. So as per Khosla, there should always be a downstream pile. मैं फिर से बता रहा हूँ हिंदी में, खोसला के हिसाब से डाउनस्ट्रीम पाइल होनी चाहिए. अगर नहीं होगी, अगर वैल्यू 0 कर दोगे D की वैल्यू, तो GE की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी. इनफाइनाइट प्रैक्टिकली नहीं होती, उसको बोलते बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी. लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है इस प्रोफाइल के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2. 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2. अल्फा फिर से एक कांस्टेंट है और इसको लिखते हैं B बाय D.
B by D. What is B? B is the horizontal length of the floor. B is the horizontal length of the floor. B क्या है? B है horizontal length of the floor. क्या मैं सिर्फ length of the floor नहीं लिख सकता था क्या? Horizontal लिखने की क्या जरूरत है? बहुत बड़ी जरूरत है. एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. अगर आपको प्रोफाइल ऐसी ना दे करके बेस प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल ऐसी दे दी जाए और बोला जाए ये है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, आपको कुछ स्लोप व्लोप दे दिए जाए कंफ्यूज करने के लिए, तो आप B जो है आप ऐसे नहीं निकालते रहना ये लेंथ निकाल रहे हो इतनी पूरी की पूरी. नो, just find out the horizontal length. You have to just focus upon this horizontal length. That will be B. B will always be the horizontal length irrespective of the shape of the this foundation or the floor. Irrespective of the shape of this foundation, B will always be the length of the floor. B हमेशा क्या होगा? Length of the floor ही होगा. Horizontal length of the floor. ये आ रहा है पूरा? ये horizontal length of the floor ही होगा. ये आया ना पूरा? ठीक है, गुड. ऑल राइट, सो बात समझ लो. एग्जिट ग्रेडियंट ऐसे निकालेंगे. ये एग्जिट ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं. अब कैसे पता चलेगा कि पाइपिंग या अंडरमाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाउ डू वी चेक फॉर पाइपिंग? हाउ डू वी चेक फॉर पाइपिंग? पाइपिंग के लिए चेक कैसे लगाएंगे? पाइपिंग के लिए चेक लगाएंगे कि हमारे पास जो है उसको कंपेयर करेंगे जो क्रिटिकल है उससे. हमारे पास जो एग्जिट के टाइम पे एनर्जी है हम क्रिटिकल से कंपेयर करेंगे. ये वो एनर्जी है जो वाटर के पास है एट द एग्जिट एंड एंड विच इट इज अबाउट टू लूज. सो विल कंपेयर. व्हाट इज GE? GE इज द एग्जिट ग्रेडियंट. एग्जिट ग्रेडियंट possessed by water. Possessed by water. Will compare with ICR. ICR also called as iSafe. ICR बोलिए या iSafe बोलिए एक ही बात है. क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू अपलिफ्ट द सॉइल पार्टिकल्स. To uplift the soil, not the whole structure. Soil के एक पार्टिकल को अपलिफ्ट बाहर निकालने के लिए कितना ग्रेडियंट होना चाहिए? तो ये वो है जो कि क्रिटिकल है और ये वो है जो है. अगर हम चाहते हैं कि पाइपिंग ना हो, टू प्रिवेंट पाइपिंग, what should be the case? To prevent piping, the exit gradient जो एनर्जी एट द एग्जिट है that should always be less than equal to ICR or iSafe as you call it. Some books call it as ICR, some books call it as iSafe. Safe exit gradient. Sometimes they say it as safe exit gradient or maybe critical exit gradient or critical hydraulic gradient. Okay. So this is nothing but a critical and hydraulic हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ, critical और safe gradient to uplift the soil particles. Safe मतलब ये just safe वाली बात को कर रहा है. कुछ किताबों में सेफ लिख देता है, कुछ किताबों में क्रिटिकल लिख देता है. अगर हम चाहते हैं कि पाइपिंग प्रिवेंट हो तो जो एनर्जी पानी के पास है वो क्रिटिकल एनर्जी से कम होनी चाहिए. ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ हेड लॉस्ट पर यूनिट लेंथ. ये रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ हेड लॉस्ट पर यूनिट लेंथ. गॉट द पॉइंट? तो ये बात समझिए. ये कैसे निकालते हैं? ICR कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं GS - 1 by 1 + E. ये सॉइल मैकेनिक्स का फॉर्मूला है. जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है, जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है तो सॉइल मैकेनिक्स में ICR निकल के आता है GS - 1 by 1 + E. व्हाट इज GS? GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. तो ये बात समझिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स और E तो आपको मालूम ही है. E क्या होता है? E होता है वॉइड रेशियो. E होता है वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल. वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल. तो अगर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? ये है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड. ये है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड. और GE किस पे बेस्ड है? GE बेस्ड है हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड. मतलब जो पानी का कैरेक्टरिस्टिक है उस पे बेस्ड है. कितना पानी का हेड है,
कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो ये हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग द हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स विद द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पानी के पास इतनी एनर्जी है जो कि इस पार्टिकल को उठा सके तो पाइपिंग हो जाएगी। अगर पानी के पास एनर्जी कम है जो इस पार्टिकल को क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी जो चाहिए उससे कम है पानी के पास, तो वो नहीं उठा पाएगा, पाइपिंग प्रिवेंट हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पाइपिंग दिस चेक शुड बी अप्लाइड। व्हाट द खोसला इज सेइंग दैट ये वो है जो है, ये वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो पोजेस करता है पानी। आई हैव ऑलरेडी रिटन इन इंग्लिश। सो दिस इज दैट which is the critical hydraulic gradient. That is the critical, that if at all this value of GE reaches the ICR, definitely there is going to be piping or undermining. So that is the basic concept of Khosla's exit gradient. Chaliye, write down Khosla's exit gradient. Everything I have written in the board, the definition and each and everything I have written, just write it down. ये दिखा दो स्टार्टिंग से दिखाओ, आ गया? इसके बाद यहां से दिखा दो, यहां से आ गया, आगे सुबोध, ठीक है। अब यहां से दिखा दो, पूरा चला गया, ठीक है, यहां से पूरा आ गया, ठीक है, चलो, ओके, गुड, ऑल राइट। सो दिस इज अबाउट द खोसलाज मेथड। तो ये हो गया हमारा खोसलाज मेथड, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको आपकी वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू सॉल्व ऑल द वर्कबुक क्वेश्चंस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट you should pause the video now and then you should solve all the questions of the workbook. Then you can come back to this part of the lecture again. So I'm going to solve all the questions right now, okay, of this chapter. तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ में है पावर, पॉज करिए और अभी वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए, देन यू कंटिन्यू। चलिए अब हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 के वर्कबुक के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, खोसलाज सेफ एग्जिट ग्रेडियंट फॉर द डिजाइन ऑफ वियर्स विल बी द लोवेस्ट फॉर। खोसलाज सेफ एग्जिट ग्रेडियंट मतलब वो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट यानी कि ICR, आई सेफ की बात हो रही है। ये क्या होती है, GS -1 अपॉन 1 प्लस E होता है। ये सेफ है, मतलब इतनी वैल्यू तक रहेगा तो सेफ रहेगा। पूछ रहा है कि इनमें से किनमें ये सेफ एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी ये सबसे कम होगी। सबसे कम उसमें होगी जिसका E का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि GS देखिए जो जितने भी मटेरियल देके रखे हुए हैं, ये कोर्स सैंड हो, ग्रेवल हो, फाइन सैंड हो, सब इनऑर्गेनिक है, सबका GS लगभग सेम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑलमोस्ट सेम। द थिंग विच चेंजेस ड्रास्टिकली among all these is the value of E. That is what? The void ratio. What is E? E is nothing but VV upon VS. And if E has to be more, volume of voids has to be more with respect to a certain volume of solids. Now consider for example fine sand. Think logically. Fine sand जो कि comparatively काफी fine है, ठीक है, उसका भी volume of solids मैं इतना ही ले रहा हूँ। Consider gravel, उसका भी टोटल वॉल्यूम जो है मैं इतना ही ले रहा हूं। और जो तीसरा दिया है फाइन सैंड है, ग्रेवल है और कोर्स सैंड है, कंपैरेटिवली कोर्सर सैंड, थोड़े थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल, उसका भी वॉल्यूम मैं इफेक्टिवली इतना ही ले रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, नॉट द होल सॉइल, सॉलिड्स। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सबका सेम ले रहा हूं, और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स में जो सॉइल मास आया है उसमें किसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा होंगे। Finer the soil, more the volume of voids क्या, more the volume of voids। जितना फाइनर होता है सॉइल उतना होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा, इसीलिए ना क्ले में वॉल्यूम ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा होता है। बात समझो बहुत ध्यान से, मैं साइज ऑफ द वॉइड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझो। साइज ऑफ द वॉइड, जितना फाइनर सॉइल होगा उतना साइज छोटा होगा, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत बढ़ जाएंगे इसलिए ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसी कारण वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होगा। और इसीलिए हम पूरे सॉइल की बात कर रहे हैं, एक वॉइड की बात नहीं कर रहे। सॉइल मतलब पूरा सॉइल,
तो फाइनर द सॉइल मोर द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, more the volume of voids, more will the value of E. More the value of E, I safe will be lesser, and therefore I safe will be least for the finest one, which is the fine sand. Answer is A. Logically. Second one. Second, profile of a weir on permeable foundation is shown in figure 1. ठीक? And an elementary profile of upstream pile only case according to Khosla's theory is shown in figure 2. The uplift pressure heads at key points Q, R and S are these. What is the uplift pressure at point P downstream of the weir? तो ठीक है, तो मैं पहले बना रहा हूँ फिगर 2 क्योंकि फिगर 2 का डेटा हमको दिया है, फिगर 1 के बारे में पूछ रहा है, तो मैं पहले फिगर 2 बना देता हूँ। ठीक, फिगर 2 मैंने बना दिया, ये ऐसा, इसमें क्या है, इसमें ये R पॉइंट है, Q पॉइंट है, S पॉइंट है, ध्यान से समझना। और फिर ये है 40 मीटर, ये है 40 मीटर एंड दिस वन इज 5 मीटर, ऑलराइट, एंड देन दिस इज 4 मीटर एंड देयर इज नो टेल वाटर, टेल वाटर नहीं है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के टेल में कोई पानी नहीं है। दूसरा जो डायग्राम दिया है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है। क्या करने की कोशिश की गई है, फ्लोर दिया गया, फ्लोर की थिकनेस, वियर, गेट सब, लेकिन कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है खोसलास थ्योरी। तो दूसरे केस को हम कॉन्फॉर्मली ट्रांसफॉर्म करके हम सिंपली उसको एक ऐसा, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जानते हैं, तो सिंपली उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये दोनों अब क्या हो गए, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। ये तो पहले से ही था, इसको भी हमने कर दिया। अब इसमें देखिएगा, इसकी भी जो डेप्थ है 5 मीटर ही है और लेंथ इसकी भी 40 मीटर ही है। बात समझिएगा, जो अपस्ट्रीम पे पाइल थी अब वो डाउनस्ट्रीम पे लग गई दूसरे केस में, जो अपस्ट्रीम पे पाइल थी। तो ये मैंने फिगर 2 को मैंने एज इट इज बनाया, फिगर 1 को मैंने कॉन्फॉर्मली ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि बेसिस है खोसलास थ्योरी का। खोसला थ्योरी का बेसिस ये ट्रांसफॉर्म कर सकते, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। कॉन्फॉर्मली ट्रांसफॉर्म करोगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे भी 4 मीटर है, गेट के पानी को मिला दो, गेट प्लस वियर दोनों के पानी को मिलाओगे 4 मीटर का पानी है। अब अगर बोलता है, क्या बोलता है, ये देखिए, सीपेज हेड एट क्यू, PQ is 3.14 meter, PR is 2.75 meter and obviously PS is going to be 0. There is no water here. तो यहाँ पे जो पानी होगा तो ये की पॉइंट में आएगा तो इसका हेड क्या हो जाएगा, 0, 0 होना ही चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई बताइए पॉइंट P पे, P पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट ये पॉइंट है P इंटरनल, तो पॉइंट P पे सीपेज हेड कितना होगा, इसको देख करके उसको बताना है, इसको देखकर इसको बताना है, समझ रहे हो। तो कैसे बताएंगे, यार है ना यहां तक। तो पॉइंट P पर कैसे बताएंगे, देखिए कैसे बताओगे आप। यहां पर वही एप्टीट्यूड लगाएंगे, एप्टीट्यूड, भले ही आपको इक्वेशंस नहीं बताई गई कि इसमें इक्वेशन क्या होती है की पॉइंट्स पे, ये सब की पॉइंट्स ही तो है। R क्या है, एक की पॉइंट है, Q क्या है, एक की पॉइंट है। तो अब आप खुद सोचिएगा, ये दोनों में अगर मैं फ्लो नेट को बनाऊं, ड्रॉ द फ्लो नेट इन बोथ द केसेस। सो इफ यू ड्रॉ द फ्लो नेट इन बोथ द केसेस, इफ एन अप्रॉक्सीमेट फ्लो नेट विल लुक लाइक दिस, हियर द अप्रॉक्सीमेट फ्लो line will look like this. Other flow lines can also be drawn like these. There can be other flow lines. ऐसे हम other flow lines भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे। तो बात समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर एक मिरर रख दूं मैं, there is a mirror here, are these flow paths or the flow net as a whole mirror image of each other? अगर मैं यहाँ पे शीशा रख दूं, मिरर रख दूं और फिर देखूं तो ये दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं है। तो आप क्या करिए, इन की पॉइंट्स के, कौन सा Q, R और S का काउंटर की पॉइंट्स बताइए। काउंटर की पॉइंट्स का मतलब क्या है, काउंटर की पॉइंट्स का मतलब ये मैं यूज करता हूं वर्ड, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मैं यूज करता हूं काउंटर की पॉइंट्स। काउंटर की पॉइंट्स कह सकते हो, एनालॉगस की पॉइंट्स कह सकते हो, कि इन की पॉइंट्स जिनकी दिया हुआ है उनकी मदद से हम किन की पॉइंट्स का सीपेज हेड एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको हम काउंटर की पॉइंट्स बोल सकते हैं, मैं कहता हूं ये, ठीक है। तो बात समझिए, क्या हम R का P कह सकते हैं, क्या हम Q का, ये P के बाद मैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे O ले लेता हूँ, चलो O ले लेता हूँ, ठीक है।
ओ ले लेता हूं, तो क्या हम Q का O कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? खुद ही सोचो। देखो, अगर कोई मैं फ्लो लाइन लेता हूं जो कि इस पॉइंट से पास होती है, कोई फ्लो लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है, तो ये पहली वाली फ्लो लाइन, ये फर्स्ट वाली, तो मैं इसको एक रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये फर्स्ट फ्लो लाइन, ये वाली जो Q से पास होती है, और ये वाली फर्स्ट फ्लो लाइन जो कि O से पास होती है। कैसे कह रहा हूं? ये दोनों काउंटर की पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना। जितना एनर्जी लॉस, हेड लॉस वाटर Q तक के कर चुका है, वाटर निकला कहां से? वहां से, तो द एनर्जी लॉस विच द वाटर हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड टिल पॉइंट Q, सी द लेंथ Q, द सेम एनर्जी लॉस it will do after O. आफ्टर O मतलब उतना ही एनर्जी लॉस पानी करेगा O के बाद। सिमिलरली जितना एनर्जी या हेड लॉस पानी Q के बाद करने वाला है, सी द लेंथ, उतना एनर्जी लॉस O तक ऑलरेडी कर चुका है। द सेम एनर्जी लॉस which will be done by water, which will be experienced by water after Q, it has lost up to O already. And what is the total seepage head? That is 4 meter. Q पे seepage head available कितना है? 3.14 मीटर। तो O पे क्या होगा? 4 minus 3.14। क्यों? क्योंकि 3.14 अगर है यहां पर, ये क्या बताता है? P बताता है जो seepage head है। It tells you what the seepage head is. So if that is the seepage head which it is present, so how much is lost? 4 here was there and here it is 3.14. How much is lost? 4 minus 3.14 is lost. 4 minus 3.14 is lost. मतलब 0.86 is lost. If 0.86 is lost, here in this length also it will be losing how much? 0.86. अब फिर से वही बात, यहाँ पे अगर 0 है, ये हमको मालूम है, यहाँ पे 0 है और 0.86 लूज होगा, तो यहाँ पे 0.86 होगा कि नहीं? तो O पॉइंट पे 0.86 होगा तब ना जाके यहाँ पे 0, क्योंकि 0.86 का लूज होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे तो कोई पानी है ही नहीं, देयर इज नो वाटर हियर, तो 0। सिमिलरली पॉइंट R के लिए सोचो, अगर कोई एक ऐसा फ्लो लाइन इमेजिन करो जो R से होकर के गुजरे, R से ऐसे होकर के गुजरे, ऐसा इमेजिन कर सकते हो, क्लोजली स्पेस्ड फ्लो लाइन इमेजिन करो, तो वही वैसा ही फ्लो लाइन एक जो P से होकर के गुजरे, होगा नहीं होगा? बिल्कुल एक दूसरे के उलट हो जाएंगे, मिरर इमेज। तो जितना लॉस R तक के हो चुका होगा उतना लॉस P के बाद होगा, और जितना लॉस R के बाद होने वाला होगा, सीधा लेंथ, उतना P तक हो चुका होगा। तो देयरफॉर क्या कहना है इसे? दैट द seepage head present at P is equal to the head causing the flow H minus seepage head at R. And what is the head causing seepage? 4 meter. And what is the head present at R? 2.75 meter. And therefore the answer will be 1.25 meter. This is the concept here where you can apply the aptitude. यहाँ पे आप aptitude apply कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ flow lines imagine करके आप इसके काउंटर की पॉइंट्स मार्क डाउन कर सकते हैं, बीच में मिरर मान करके एज्यूम कर सकते हो मिरर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें मैंने परसेंटेजेस के फॉर्म में आपको दिया है। ये गेट में आया था जो कि हेड के फॉर्म में था, मैं परसेंटेज कह देता, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 20% है, बताओ यहाँ पे परसेंट कितना होगा? 100 से माइनस कर देंगे, खत्म है ना। टोटल कितना होता है सीपेज हेड? 100% ज्यादा हो ही नहीं सकता। व्हाट इज सीपेज 5x? अगर 5x मैं कह दूं तो 5x की वैल्यू अगर यहाँ पे परसेंटेज में दे दिया मैं आपको, तो 100 से माइनस कर देना, आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। ठीक है, सेकंड का आंसर है बी। ठीक है, इसके बाद थर्ड। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो वर्कबुक में मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो अच्छे हैं, और पास्ट ईयर के पेपर में उनका आंसर जो है वो डिफर हो सकता है, वो गलत हो सकता है। जो हम क्लास में करा रहे हैं वही सही है, बस बात ही खत्म। इसके बाद कोई बात ही नहीं। जो हम क्लास में करा रहे हैं वही सही है। अभी तक बात ये होती थी कि अभी तक के आई डिड नॉट फाइंड एनी टाइम, अभी तक मुझे समय नहीं मिल पाता था पास्ट ईयर की बुक्स को खंगालने का और उनको सर्च करने का और सारे आंसर्स देखने का। I was never finding time to do these things, but this year I have already done that
thanks to lockdown. So I have done all of these kind of things, and the next year you will see the improved version of your past year books. Okay, so anyways, अभी तक के क्या होता था, अभी तक के हमारी क्लासेस लग चुकी रहती थी, टाइम मिलता नहीं था, और 3 सब्जेक्ट्स टू हैंडल, एंड देयर इज नॉट ओनली मेड इजी बट नेक्स्ट आए सिविल सर्विसेज बैचेस ऑल्सो, राइट, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, मेंस बैचेस, तो 1 सेकंड का भी टाइम रहता नहीं था. बट अभी लॉकडाउन की वजह से टाइम मिल गया अच्छा खासा, तो वी यूटिलाइज दिस टाइम फॉर गुड एंड वी रिवाइज्ड ऑल अवर स्टडी मटेरियल. हमने कर दिया है, नेक्स्ट ईयर जब छपेगा तो सही हो जाएगा. तो अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए जो आपको क्लास में बताया जा रहा है वही सही है. ठीक है, चलो थर्ड आप खुद ही बता दो. गिविंग इक्वल वेटेजेस टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप्स फॉर डिजाइन ऑफ वियर फाउंडेशंस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लाइज थ्योरी. कैनेडी कहां से आ गया, पहला गलत है. खोसला's थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ फाउंडेशंस फॉर वियर्स इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल थ्योरी, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. पोटेंशियल थ्योरी थोड़ी है, पोटेंशियल फंक्शन आता है उसमें, एक पोटेंशियल थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता. सेकंड भी गलत, देयर इज नो सच थिंग एज पोटेंशियल थ्योरी, सेकंड गलत. थर्ड, पाइपिंग प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फ्लोर. इज इट ट्रू इन जनरल? क्या पाइपिंग को लेंथ बढ़ा करके रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इन लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी हॉरिजॉन्टल क्रीप इज गिवन लेस वेटेज कंपेयर्ड टू वर्टिकल क्रीप. यस और नो? यस. सो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. सो थर्ड का आंसर है डी. थर्ड का आंसर डी. फोर्थ पे आइए. फोर्थ बिल्कुल इसी के जैसा है, सेकंड वाले के जैसा फोर्थ. अब आप इसको खुद बता पाएंगे. Uplift pressure at point E and D is given. So I'll just draw it. Uplift pressure at which point? E and D is given. And ये C1 है और D1 है. ठीक है, कितना कितना है? 28% and 20%. E पे है phi की वैल्यू ना, परसेंटेज में तो phi की है. phi है 28% और ये जो phi की वैल्यू है यहाँ पर ये है 20%. क्या पूछ रहे हैं हमसे? इफ द शीट पाइल इज एट अपस्ट्रीम एंड, अगर हमने डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम कर दिया, मान लो यहाँ पे मिरर है, इमेजिन करोगे मिरर, कर पाओगे, है ना? तो अब यहाँ पे द अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट D1 एंड C1 आर. D1 और C1 में क्या होगा? तो बस सिंपल है, एक फ्लो लाइन इमेजिन करो जो कि ये यहाँ से पास करती हुई पास हो रही है, ऐसी इमेजिन कर सकते हो, ऐसे पास करते हुए मान लो. तो आप समझ रहे हो कि अगर मुझे फाई इस पॉइंट पे चाहिए, फाई कहाँ पे? D1 पे, तो 100 माइनस फाई डी कर देंगे कि नहीं? इसका काउंटर पॉइंट यही होगा. और अगर फाई C1 चाहिए तो 100 माइनस फाई ई कर देंगे कि नहीं? तो 100 माइनस फाई डी विल बी व्हाट? 80% एंड 100 माइनस फाई विल बी व्हाट? 72%. सो आंसर विल बी 80% एंड 72% रिस्पेक्टिवली एट D1 एंड C1. 80% एंड 72%, मतलब फोर्थ का आंसर हो गया हमारा बी. ठीक है, यहां तक आ गया पूरा? ठीक. इसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, यहाँ पे यहाँ नीचे कर देते, थ्योरी वाला है. 5th और 6th यहीं पे हो जाएगा. ठीक है, 5th देखिए, ब्लाइज थ्योरी एज अप्लाइड टू द डिजाइन ऑफ वियर्स एंड बैराजेस ऑन परमेबल फाउंडेशंस अकाउंट फॉर. क्या ये एक थ्योरी ऑफ सीपेज है दोस्तों? Yes, my dear friends, this is a theory of seepage. Seepage accounts for which forces? Hydrostatic or hydrodynamic? Always hydrodynamic. So, 5th का आंसर B. ये मैंने लिखवाया भी है. आप अपने ध्यान से अगर पढ़ेंगे नोट्स को तो स्टार्टिंग में देखेंगे, नोट्स में भी लिखा हुआ है हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस. देखिए स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, पॉज करिए और देखिए, आपने लिखा होगा स्टार्टिंग में, इट अकाउंट्स फॉर विच, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस. सीपेज अकाउंट्स फॉर विच फोर्सेस? हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस. मैंने समझाया भी है लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 6, ब्लाइज क्रीप थ्योरी ऑफ सीपेज अज्यूम्स इक्वल वेटेज. आंसर ए, इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप. राइट. आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 7 इज, a weir on a permeable foundation with downstream sheet pile is shown in the figure below. The exit gradient as per Khosla's method is. Exit gradient as per Khosla's method is. तो ये 4 मीटर है दोस्तों और ये 10 मीटर है. ठीक है, और ये हो गया 5 मीटर. ये हो गया 5 मीटर. ठीक. एग्जिट ग्रेडियंट, बाकी कुछ नहीं चाहिए ना? ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए.
तो एग्जिट ग्रेडियंट आपको मालूम है, एग्जिट ग्रेडियंट होता है h अपॉन डी पाई रूट ओवर लैम्डा। लैम्डा मैंने आपको बता रखा है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू b बाय डी, आखिरी में रखना है ना कैमरा, b बाय डी। तो b क्या है? 10/4 b बाय डी। b क्या है? हॉरिजॉन्टल लेंथ। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के भी देता तब भी हम हॉरिजॉन्टल लेंथ ही लेते कि नहीं लेते? लेते कि नहीं लेते? यस। सो अब लिख लो यहाँ पे 10/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और h की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5/d दैट इज 4 पाई रूट ओवर लैम्डा। सो आई जस्ट कैलकुलेट इट। So 10/4 2.5 into 2.5 1 plus this root over this plus 1 divided by 2 आ गया 1.846, राइट। तो ये 1.846, तो रूट ओवर 1.846 into 4 into pi 5 divided by this giving us 1 in 3.41, 1 in 3.41। ये एक्चुअली आया था कुछ डेसिमल में आया था, मैंने उसको 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि आंसर ऐसे देना है ना अपने को। 1 in 3.41 आ गया। सो विच वन इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी, 7th का आंसर बी फॉर बॉम्बे, राइट। सो ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। बताइए, खोसला's थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज एप्लीकेबल टू अ स्ट्रक्चर फाउंडेड ऑन व्हाट? खोसला's theory of क्या? Independent variables is applicable to a structure founded on। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में ही आंसर छुपा है। ये क्वेश्चन आपको लगेगा भाई थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन देखोगे वहीं पे आंसर छुपा हुआ है। क्या है? देखिए, रॉक। क्या रॉक में सीपेज हो सकता है? क्या रॉक में सीपेज हो सकता है? नहीं हो सकता। खोसला's थ्योरी किसकी है? सीपेज की है। पहला तो गया। क्ले में सीपेज होता है? क्ले इज ऑल्सो प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। इट कंटेन्स वाटर दो, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्परमिएबल। सीपेज उसमें भी वैलिड नहीं है। सैंड्स, डेफिनेटली सैंड में सीपेज होता है एंड थ्योरी ऑफ सीपेज इज वैलिड फॉर सैंड। कॉन्क्रीट नॉट सपोज टू सीप। कॉन्क्रीट शुड बी इम्परमिएबल जस्ट लाइक क्ले इट इज, है ना? इट शुड बी इम्परमिएबल, तो इट इज नॉट सपोज टू। सो it is applicable to structure founded on what? Founded on sands. So 8th का आंसर हो गया C। 8th का आंसर C। 9th पे आते हैं दोस्तों। 9th तो हमने कर रखा है, पहले ही कर लिए लास्ट चैप्टर में। 9th का A। 9th इंपॉर्टेंट था कि नहीं था समझने के लिए? वर्स्ट कंडीशंस ऑफ अपलिफ्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एक्विडक्ट और अ साइफन एक्विडक्ट। So there we did this 9th question. Coming to the 10th one. 10th one is the following parameters relate to the design of weirs on permeable foundations। जब हम design of weirs करते हैं on permeable foundation, the following parameters relate to the design of weirs on permeable foundation। एक होता है scar depth, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे scar depth। एक है exit gradient, एक है exit gradient, एक है uplift pressure, एक है uplift pressure और एक है unbalanced head, एक है unbalanced head। डिजाइन ऑफ वियर्स करना है, डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल फाउंडेशंस। सो अब इसमें एक तो आपको स्कार डेप्थ नहीं पता और डिजाइन ऑफ वियर्स, तो वियर्स के लिए डिस्चार्ज इक्वेशन वगैरह जो होती है वो भी आपको नहीं पता। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ थोड़ा बेटर वे में। अभी के लिए 10वां क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ लोगे, लास्ट चैप्टर, तो आई विल कम बैक हियर and I'll tell you the answer of this 10th question. I think you will be definitely able to tell it by yourself, but just I'll tell you the answer and I'll say you कि इसको बाद में पढ़ेंगे, it would not be good. I think you can answer this once you study the theory. तो इसी कारण 10th one अभी के लिए leave for now because the theory is yet to be studied and once you study आप लोग खुद ही बता दोगे। So our next question is question number 11. Consider the following data while designing an expansion transition for a canal by Mitra's method। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ सवाल है पिछले साल का। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले ही ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो भाई देख लें, ढंग से लिख लें क्वेश्चन। ये लेंथ ऑफ द फ्लूम दे दिया है 16 मीटर। लेंथ ऑफ द फ्लूम थोड़ी, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन होना चाहिए 16 मीटर।
एक बात बताओ, आप खुद ही सोच सकते हो, आप जानते हो थ्योरी है ना, फ्लूम की लेंथ पे डिपेंडेंसी होती है क्या? अगर फ्लूम्ड विड्थ देखनी पड़ती है जो BF होती है। अब ये फ्लूम की लेंथ इतनी हो या फिर कम हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ट्रांजिशन डिजाइन करना है, हमें नॉर्मल कैनाल या फ्लूम्ड कैनाल थोड़ी डिजाइन करना है। बिटवीन दीज टू सेक्शंस वी हैव टू डिजाइन दिस एंड दिस, इस पोर्शन को डिजाइन करना है। अब ये फ्लूम की लेंथ नहीं है, आपको वहां से समझना है। This is not the length of the flume because there is no dependency of the length of the flume on the transition. This is the length of the transition, LT. ठीक है, करेक्शन करिए, लेंथ ऑफ द फ्लूम नहीं है, वो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन है। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन लिखने वाले लोग ऐसी गलती करते हैं, तो इसी कारण कभी कभी क्या है ना, कुछ बातों को समझना पड़ता है, कुछ गलत कही बातों को, अनकही बातों को बिना बोले समझना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन है 16 मीटर, विड्थ ऑफ द थ्रोट, थ्रोट मतलब वो फ्लूम्ड सेक्शन, वो थ्रोट होता है। ठीक है, जैसे आपका गला है फ्लूम्ड, यहाँ से याद रखो थ्रोट, फ्लूम्ड सेक्शन। तो BF जो होगा वो है 9 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब नॉर्मल विड्थ ऑफ द कैनाल 15 मीटर, 16 नहीं 15। इफ BX इज द विड्थ एट एनी डिस्टेंस X फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ये फ्लूम्ड सेक्शन मतलब ऐसा है, और ये यहाँ से इसके बाद नॉर्मल, और यहाँ पे है फ्लूम्ड, ये है हमारा ट्रांजिशन का रीजन, ये हमारा ट्रांजिशन का रीजन LT। बोल रहा है 8 मीटर पे x इज इक्वल टू 8 मीटर पे बताओ विड्थ कितनी है, और x इज इक्वल टू 16 मीटर पे बताओ विड्थ कितनी है। x इज इक्वल टू 16 पे तो हम जान रहे हैं पहले से, x इज इक्वल टू 16 में जब पूरी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन खत्म हो जाएगी तो विड्थ तो वही होगी ना जो नॉर्मल विड्थ होगी, तो वो तो फॉर्मूले से भी वही आएगा, फॉर्मूले रखोगे तो भी वही आएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले रखोगे तो भी जब लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन खत्म हो जाएगी तो नॉर्मल विड्थ पाएगा कि नहीं, तो नॉर्मल विड्थ कितनी है 15 मीटर। तो सेकंड वाले का आंसर तो हम जान ही गए पहले से ही कि एट x इज इक्वल टू 16 मीटर इट विल बी 15 मीटर। हाउएवर वी नीड टू नो व्हाट विल बी द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमें ये निकालना है bx निकालना है एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मित्राज हाइपरबोलिक ट्रांजिशन? मित्राज हाइपरबोलिक ट्रांजिशन जो होता है, इसमें अगर हम लोग को BX निकालना होता है तो क्या होता है, ये होता है BN BF LT डिवाइडेड बाय LT BN माइनस X इंटू BN माइनस BF। ये होता है कि नहीं होता है? BN BF LT डिवाइड बाय LT BN माइनस X इंटू BN माइनस BF। पुट कर दीजिए वैल्यूज को, BN BF LT, तो BN इज 15, BF इज 9, LT is 16 divided by LTBN 16 into 15 minus X into BN minus BF। 15 minus 9 is what? 6। 15 minus 9 is 6। तो अब देख लीजिए क्या क्या कट रहा है यहाँ से। 6 आई थिंक कट जाएगा, क्योंकि ऐसे कटेगा ये 3 2 करके कट जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन हियर 6x, ठीक है ना, तो कैसे कटेगा ये, आप यहाँ से 3 3 पहले काट दो, 3 2 हो जाता है, 3 3 हो जाता है, एंड 3 5 हो जाता है। फिर ये 2 से ये कट जाएगा, 2 8 हो जाता है 16, है ना, एंड ये भी हो जाता है 2 8। तो 15 3 45, तो 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 5 40 माइनस x कितने मीटर पे पूछा है? 8 मीटर पे पूछा है, तो 8 मीटर ले लो, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 8, दैट इज हाउ मच 32। तो 8 4s are 32, 45 by 4, 45 by 4 will be how much, 4 11s are 44, 11.25 मीटर। क्या बस खत्म कहानी, देखो हो गया 11.25 यानी कि 11.3 मीटर एंड 15 मीटर। तो 11th का आंसर हो गया B, 11th का आंसर हो गया B, 11.25 मीटर एंड 15 मीटर। यू पुट दैट हियर 15 ऑल्सो, यहाँ पे 16 मीटर पुट करो, 16 पुट करोगे क्या आएगा, 40 माइनस 16 क्या 24, 24 पुट करो, 8 3 24, 3 15 45, आ गया 15 मीटर, 15 मीटर आ गया, वो तो आना ही था, है ना। तो आंसर हो गया 11th का B। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। That is, at a certain point in the floor of a weir, the uplift pressure head due to seepage is 4.5 meter. If the relative density of the concrete is 2.5,
an uplift head at some point px मैं कह दे रहा हूँ, that is 4.5 meter, the minimum thickness of the floor required at that point. How do we give the minimum thickness of the floor required? The minimum thickness is given by px upon gc minus 1, simple, and that is 4.5 divided by 2.5 minus 1, 1.5, giving us 3 meter. तो 12th का आंसर वेरी सिंपल, मिनिमम. अगर डिजाइन थिकनेस पूछता, ब्लाइस थ्योरी से करना है ना, तो अगर डिजाइन थिकनेस पूछता तो हम इसी को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर हो जाता 4 मीटर. क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is, the concrete floor of a head regulator is level with the channel bed and is 13 meter long. ठीक है, ये जो है concrete जो है वह 13 meter long है, ठीक है, and is level with the channel bed. The depth of upstream and the downstream cut-off wall, downstream and the upstream है 2.5, downstream है 2 meter. ठीक, upstream full supply level is 1.5 meter below this, above this surface, and then the value of exit grid. तो यहाँ पे पानी की बात नहीं कर रहा है, कहाँ पे डाउनस्ट्रीम, तो खाली मान लेंगे, नहीं बोला है तो अपने मन से तो मान नहीं सकते. So we'll assume this water to be empty on the downstream side, right? Because we cannot assume by ourselves. So definitely this is the value of H now, and then we have to find out the Khoslas exit gradient. How do we find out? GE is equal to H upon d pi root over lambda. H upon d pi root lambda. Find out lambda. Lambda is 1 plus root over 1 plus alpha square, b by d. What is b? 13 meter by 2. So 13 by 2 का square divided by 2. Is there a need of taking the upstream pile length? Is there anything like that in the formula? Nothing. We are not concerned with what is this, isn't it? उससे concern है ही नहीं हमारा. ठीक है, तो चलो solve कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है. So 13 by 2, that is 6.5 square, 1 plus this value, root over this, 1 plus this, and divided by 2, giving us 3.788. 3.788. और यहाँ से exit gradient आएगा दोस्तों, वो जाएगा h upon d pi, that is 1.5 divided by d. What is d? 2 pi root over 3.788. ये जो upstream pile है ना, confuse करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई फॉर्मूले में लगता ही नहीं है. All right, root over this value multiplied by 2 multiplied by pi, and then this will be 1.5 divided by this, coming out to be 1 in 8.152. तो ये आ रहा है 1 in 8.152. That is our answer. ये हो गया 13th. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. आगे है क्वेश्चन नंबर 14th. क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सिंपल है. कैलकुलेट द अपलिफ्ट प्रेशर हेड एट पॉइंट्स ए एंड बी. एक कन्वेंशनल क्वेश्चन था, 10 मार्क का आया था. कैलकुलेट द अपलिफ्ट प्रेशर हेड एट पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द फ्लो शोन इन फिगर एंड थिकनेस रिक्वायर्ड एट दीज लोकेशंस. इन लोकेशंस में थिकनेस रिक्वायर्ड. ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. यूज ब्लाइस थ्योरी. अज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट एज 2.4. सो आई जस्ट प्लॉट दिस होल थिंग एंड यू ऑल्सो डू द सेम थिंग. उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम पाइल जो है, ब्लाइस थ्योरी का सवाल है ये 8 मीटर है. ठीक, ये पॉइंट ए है, कितने मीटर पे? 6 मीटर पे. फिर एक पॉइंट बी और है 6 मीटर पे, ये दूसरा पॉइंट. और ये हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हाइट ऑफ द वाटर है 4 मीटर, हेड कॉजिंग द फ्लो. डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं है. अपस्ट्रीम पाइल की लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, और इंटरमीडिएट कोई पाइल नहीं लगाई गई है, ठीक है, और ये है 10 मीटर. ठीक, तो पूछ रहा है इस ए और बी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हमारा ये ए है, ये बिलो दिस वियर जो भी है स्ट्रक्चर, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और उन जगहों पे थिकनेस भी निकालना है. जब भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है ना, तो जब वहाँ पे मिनिमम थिकनेस या डिजाइन थिकनेस यूज नहीं किया है, ऑलवेज गो फॉर द डिजाइन वैल्यूज. कन्वेंशनल क्वेश्चन है ना, देयर यू हैव लिबर्टी, यू कैन टेक बेटर, राइट. So we'll take what? The design value. All right. So what is the length of the creep here? Length of the creep, LC. 6 plus 6, 12 plus 6, 18 plus 6, 24 plus 10, 34 plus 8, 42 plus 8, 50 meter. So length of the creep is 50 meter. So what is the average hydraulic gradient? H upon LC. What is H? 4 meter divided by 50. That is our hydraulic gradient. 4 by 50. कितनी होती है? 0.08.
0.08. दिस इज द एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ये भी बोला है ना, एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोला है, वो भी निकाल दिए. इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम लोग और क्या देखना है. इसके बाद इसके सीपेज हेड यहाँ पे देखना है. तो व्हाट इज द सीपेज हेड एट ए? दैट वुड बी H into 1 minus LA upon LC. होगा नहीं होगा? PA will be equal to H into 1 minus LA upon LC and thickness of A will be 4/3 से मल्टीप्लाई करो, डिजाइन में जाओ एंड इसको लिखो PA upon GC minus 1, PA upon GC minus 1, these two values. And similarly the two values for point B also, PB will be H into 1 minus LB upon LC, length up to point B divided by length, the whole creep length. And then TB will be equal to thickness at B will be equal to 4/3 multiplied by PB upon GC minus 1. ऐसा है. चलिए 4 मीटर, H कितना है? 4 मीटर, सही बात है. तो 4 into 1 माइनस लेंथ अप टू पॉइंट है 6 plus 6 plus 6 12 क्या? 12 plus 6 18. हम ये देखेंगे ना लेंथ, दिस लेंथ लाइक दिस एंड दिस, तो ये हो गया 18 मीटर. और टोटल लेंथ ऑफ क्रीप कितना है? 50 मीटर. तो हाउ मेनी मीटर? 18 by 50, 1 minus this multiplied by 4 giving us 2.56 मीटर का हेड एट पॉइंट A. थिकनेस कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय GC minus 1. GC is given as 2.4. In the question GC specific gravity is to be taken as 2.4. Let's take to divide by 1.4 multiplied by 4 divided by 3, 4/3 हो गया. यार ये वैल्यू 2.438 है, मैंने 2.44 मीटर लिख दिया थिकनेस एट पॉइंट ए. ठीक. सिमिलरली पॉइंट बी की बात करते हैं. पॉइंट बी वही LB, लेंथ अप टू पॉइंट बी इज व्हाट? 6 6 6 6 24 by 50, राइट. तो 4 into 1 minus 24 by 50, 1 minus this value into 4 giving us 2.08 मीटर. ये हो गया 2.08 मीटर. आ रहा है. इसके बाद ये देखिए 4/3 PB, हाउ मच? 2.08 वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट, डिवाइड बाय 2.4 minus 1, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1.4 into 4/3 गिविंग अस 1.981 मीटर. All right, so this is all about our question 14. Very simple. Just we have to find out some specific values at some specific points. Some specific values at some specific points. That's it. Simple. Coming to the last question of this chapter. Last question of this chapter. That is question number 15. आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है, क्या बताना है? You have to check the safety of a barrage shown below against the piping action. आपको चेक करना है whether this barrage is safe against piping action or not. You have to check whether this barrage is safe against the piping action or not. So this is given like this. ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा. ठीक. And there is the 9 meter depth of the downstream pile is this 9 meter. And there is the upstream pile also. और ये है 15 मीटर 15, और ये इंक्लाइंड जो स्लोपी है वो है 5 मीटर, और ये फिर से हॉरिजॉन्टल वाला है 25 मीटर. हमें स्लोप वाले से मतलब है क्या कि हमें हॉरिजॉन्टल लेंथ से मतलब है? हॉरिजॉन्टल. तो टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हो गई? 25, 5, 30, 4, 15, 45 मीटर. 45 मीटर इज द टोटल लेंथ एंड वी आर कंसिडरिंग दैट ओनली इन आवर इक्वेशंस. देयर इज दिस बराज आल्सो हियर. ये बराज है यहाँ पे, जिसका अभी के लिए पॉन्ड लेवल दिया है 100 मीटर, और रिवर का जो बेड लेवल है यहाँ पर इस लोकेशन पे जो बेड लेवल है वो है 80 मीटर. सो व्हेन द वाटर विल कम एंड सीप आउट, थिंक अबाउट इट, ये ग्राउंड है. जब वाटर फ्लो करता हुआ यहाँ से सीप आउट करेगा तो कितना हेड वो लूज कर जाएगा? 100 मीटर यहाँ पे है, 80 मीटर यहाँ पे है. RL है ना, सबके रिड्यूस लेवल्स हैं. तो हाउ मच इज द डिफरेंस? 20 मीटर, एंड दैट इज द हेड कॉजिंग सीपेज. 20 मीटर इज द हेड कॉजिंग सीपेज, isn't it? And what is the safe value of this exit gradient? The safe value of exit gradient, that is nothing but I safe you can say, और ICR also you can say. ICR भी कहते हैं, I safe भी कहते हैं. ठीक है. is equal to कितनी दी है? 1/5 दी है. ये वो है जो कि क्रिटिकल या सेफ वैल्यू है. अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू इससे एक्सीड कर गई तो नॉट सेफ अगेंस्ट पाइपिंग. अगर एक्चुअल जो लग रही है वैल्यू वो इससे एक्सीड नहीं करी
तो safe against piping. Let us find out actual hydraulic gradient, that is h upon d pi root over lambda. Again we have to find out first of all lambda. तो lambda है 1 plus root over 1 plus alpha square b by d. b is 45 by d is how much? 9. So 45 by 9 का square by 2. 9 5s are 45, 5 5s are 25 plus 26 root over 26. ठीक है, और plus 1 divided by 2 कितना हो गया? 3.049. ये हो गया 3.049. यार है ना? एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ. 45 by 9 का स्क्वायर किया, प्लस 1 किया, रूट ओवर किया, फिर प्लस 1 किया, फिर डिवाइड बाय 2 किया. 3.049. ठीक है, पुट कर दिया एग्जिट ग्रेडियंट के फॉर्मूले में. h, व्हाट इज h? 20 मीटर डिवाइड बाय d, व्हाट इज d? 9 मीटर. 9 पाई रूट ओवर 3.049. अब देखिए इसको, रूट ओवर दिस वैल्यू हमने कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 9 and then multiplied by pi, and then 20 divided by this value, giving us 20 divided by this value. So just multiply with this, it is coming out to be 0.4. 0.405 है, 0.41 लिख सकता हूँ मैं. I safe कितना है? I safe है 1/5. 1/5 मतलब कितना होता है? 0.2. तो since the gradient which is actually there exceeds the safe value, therefore पाइपिंग इज कॉस्ट. पाइपिंग हो रही है. डैम या बैराज जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, देयरफॉर देयर पाइपिंग इज कॉस्ट. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज हाउ विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर दिस चैप्टर, दैट इज थ्योरीज ऑफ सीपेज. इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमने कन्वेंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में भी उन्हीं कारणों की वजह से उसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं. तो डेफिनेटली विल स्टडी एंड यू शुड डाउनलोड ऑल ऑफ दैट. एंड या वन मोर थिंग, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर डाउनलोड नहीं होता करके. पीसी वाले ऐप में अपडेट करिए, पीसी ऐप को अपडेट करिए, होता है डाउनलोड. ठीक है, चलिए. तो और कोई मेल आईडी तो आपको पता ही है, आप लोग मेल करते ही हैं, sagar@medizi.in. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच.